हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए सामान्य विज्ञान के कैप्सूल नंबर 5। अभी तक हमने 4 कैप्सूल्स डाल दिए जिनके अंदर जितने भी क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आए थे वो लिए थे। आज हम लेके आए कैप्सूल 5। तो हमारा चैनल है टारगेटेड जीओवी जॉब्स। इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, पायरोमीटर किसके मापने में उपयोग किया जाता है? द पायरोमीटर इज यूज्ड इन व्हाट मेजरमेंट? घनत्व के, डेंसिटी के, आर्द्रता, उच्च ताप के, वायुमंडलीय दाब के। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, जो पायरोमीटर है उसका उपयोग होता है उच्च ताप मापने में। तो पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी की सहायता से हम अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। और ये जो पायरोमीटर होता है वो स्टीफन का नियम ई समानुपाती तापमान की घात 4 पर आधारित होता है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। और इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते हैं, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तु उसमें उष्मा विकिरण जो उसमें विकिरण होते हैं वो उत्सर्जन नहीं होते हैं। और ये फोटो है किसकी? पायरोमीटर की। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है। तो द थर्मामीटर दैट इज सुटेबल फॉर मेजरिंग 2000 डिग्री सेल्सियस। तो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसमें 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर उपयोग होता है? गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, वाष्प दाब थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो सही आंसर इसका पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है, उसका उपयोग होता है। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? वर्षा में, समुद्र की गहराई मापने में, भूकंप मापने में, ध्वनि की तीव्रता मापने में। तो जो फेदोमीटर है, फेदोमीटर उसका उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में। तो एक यंत्र जिसका उपयोग महासागरीय गहराई मापने में किया जाता है फेदोमीटर कहलाता है। यह यंत्र जो जल में होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों से ज्ञात वेग का उपयोग करता है। होता क्या है, ये है फेदोमीटर का एक थोड़ा सा अरेंजमेंट है कि इसमें जब ये जो जहाज है, ये जहाज सिग्नल को भेजेगा, ट्रांसमिट करेगा, फिर यहाँ पर टकरा कर वापस जो सिग्नल है वो रिसीव किया जाएगा, इको रिसीव होगा। तो जितनी दूरी ये सिग्नल तय करेगा या जितना समय लेगा तय करने में, उसी के अनुसार इसकी जो है गहराई मापी जाती है। तो फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में उपयोग होता है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग। तो इफ़ ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए सेंसिटिव स्केल, इफ ही टेक्स ए डीप ब्रेथ इन, देन रीडिंग ऑफ द स्केल। तो अगर जब हम सांस अंदर खींचते हैं, अंदर ले रहे हैं, तो बात केवल इतनी हो रही है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो अंदर लेने का मतलब क्या है? बाहर ज़्यादा प्रेशर है, अंदर कम प्रेशर है। तो अंदर कम प्रेशर है तो हमारा अंदर कम प्रेशर है तो बल यानी बल जो है, दाब जो है वो कम हो जाएगा। और दाब कम होने के कारण हमारा वजन भी हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और वजन कम हो जाएगा तो रीडिंग क्या हो जाएगी? घटेगी। तो इसका सही आंसर होगा रीडिंग जो है वो घटेगी। तो तराजू पर कम दबाव लागू करते हैं जब गहराई से सांस लेते हैं। तो गहराई से सांस लेंगे तो कम दबाव होगा, और कम दबाव होगा तो रीडिंग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है वह। तो अंतरिक्ष यान है जो कि एक चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के या किसी के भी चारों ओर, तो उसे हम सेब छोड़ रहे हैं। तो वो कहाँ जाएगा? कम गति से गतिवान होगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, या अधिक गति से गतिवान होगा। तो देखिए, अगर कोई जैसे बस है, उदाहरण से लें, बस 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो उसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसकी भी गति कितनी होगी? 70 किलोमीटर पर आवर होगी। तो यानी कम गति से गतिवान और अधिक गति से गतिवान वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यान क्या है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके जा चुका है, तो वो पृथ्वी की ओर भी नहीं गिरेगा। तो ऑप्शन बचा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। चेंजेज इन क्वांटिटी विल रिमेन अनचेंज्ड। आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो वस्तु की अगर हम मात्रा बदलते हैं, जैसे एक बार 1 kg ले ली, दूसरी बार 2 kg ले ली, तो आयतन भी बदलेगा,
द्रव्यमान भी बदलेगा, भार भी बदलेगा, बदलेगा नहीं क्या, घनत्व। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो 1 kg में भी घनत्व वही रहेगा, 2 kg में भी घनत्व वही रहेगा, तो घनत्व बदलेगा नहीं। तो इसका सही आंसर होगा चौथा। 7वां क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है। द कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स इज, कीट, मक्खी, मच्छर, जुएं। तो इसका सही आंसर है प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है मच्छर। अब बात करते हैं प्लाज्मोडियम क्या है। तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। प्लाज्मोडियम, मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय जीव है, प्रोटोजोआ, उसके कारण होता है। और इसकी वाहक कौन है, मादा एनाफिलीज मच्छर। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया है और उस मलेरिया युक्त व्यक्ति को मादा एनाफिलीज मच्छर ने काटा है, तो वो जो है अगर तीसरे व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को काटती है, तो फिर वो जब खून ट्रांसफर होगा, ब्लड ट्रांसफर होगा, तो दूसरे व्यक्ति के भी मलेरिया होगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो प्लीहा, स्प्लिन प्रभावित होता है, जिसके संक्रमण से प्लीहा का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु एट्राब्राइन, क्लोरोक्विनिन आदि औषधियां लेनी चाहिए। यह है मादा एनाफिलीज मच्छर, जो कि क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोजा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। J.G. मेंडल, डार्विन, हैकेल, सर रोनाल्ड रोस। तो इसका सही आंसर है सर रोनाल्ड रोस है, जिन्होंने ये खोजा था कि प्लाज्मोडियम, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। 1902 में खोजा था और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ये है फोटो सर रोनाल्ड रोस की। CO1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, मक्का की, गेहूं की, कपास की, गन्ना की। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये गन्ना की महत्वपूर्ण प्रजाति है, CO1148। प्रकाश संश्लेषण है तो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, तो विच इज द मोस्ट एक्टिव लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। हरा प्रकाश, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, बैंगनी प्रकाश। तो दोस्तों होता क्या है, सूरज से जो है सफ़ेद प्रकाश आता है। कैसा प्रकाश आता है, सफ़ेद प्रकाश आता है। और सफ़ेद प्रकाश है वो 7 रंग रखता है। 7 रंग किस हिसाब से, विबग्योर के हिसाब से वो 7 रंग रखता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जिसमें लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो होता क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है नीला प्रकाश, और सबसे कम होती है हरे प्रकाश में, क्योंकि हरे प्रकाश का जो पत्तियां हैं वो अवशोषण ही नहीं करती है, परावर्तन कर देती है। तो 2 तरीके से प्रश्न आता है कि सर्वाधिक लाल प्रकाश में, सबसे कम हरे प्रकाश में। तो प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर जो है वो लाल रंग में है और उससे कम नीले रंग में होती है। और हरे रंग का प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि हरे रंग का प्रकाश पत्तियों द्वारा अवशोषण नहीं होता है, परावर्तन हो जाता है। तो हरे रंग में अगर हम हरे रंग डालेंगे प्रकाश के ऊपर, तो अगर हम हरा रंग डालेंगे पत्तियों के ऊपर, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी। तो सर्वाधिक का भी पूछा गया है एग्जाम में, और कम का भी पूछा गया है एग्जाम में। कशिश का तेल किसे कहा गया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, आयोडीन, ब्रोमीन। तो इसका कशिश का तेल जो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का संग्रह कहा जाता है और इसे ही कशिश का तेल भी कहा जाता है। कशिश का तेल क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये प्राचीन काल में, प्रारंभ में गंधकामल यानी सल्फ्यूरिक एसिड चूंकि हरे कशिश से प्राप्त होता था। किससे प्राप्त होता है, हरे कशिश से, अतः इसे कशिश का तेल कहा जाता था। अब बात करते हैं हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है। तो मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट। तो इसका सही आंसर है जो ये हरा कशिश है, ये आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट का नाम है और इसका रासायनिक सूत्र है FeSO4। और ये फोटो है किसकी, हरा कशिश या हरा थोथा या फिर क्या,
आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट FeSO4 की। तो ये आज का हमारा कैप्सूल था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है Target@Gov Jobs। धन्यवाद।